नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आपको भी ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आज की हमारी ये क्लास कौन से नंबर की आ चुकी है। हमारे 22वें नंबर की आज की ये क्लास है जिसका नाम क्या है, हमारे सवालों की बौछार ज्ञान की बार। चूंकि हमारे ये किसकी सवालों की बौछार कैसे, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज की एक सीरीज चल रही है पर्टिकुलर आज ये, और इस सीरीज का आज का नंबर कौन सा है, 22वां है। और बच्चों, आप सभी को जानकर ये भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि ये क्लास खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि यूपी कैडेट और सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के यूपी में जितने भी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कृषि से रिलेटेड, उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी के जो कृषि से रिलेटेड जैसे एग्जाम की मैं बात करूँ तो आप लोगों के हो गया यूपी एजीटीए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं हेतु ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करो बेटा, आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इसकी बेल आइकन को भी आप लोग जरूर दबा दें। अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल जवाब ये रहा हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने पहला सवाल आ चुका है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर दर्ज करा दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे सवाल क्या है कि कौन सा रंग सवाल क्या है, कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकाश का अवशोषण करता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपना आंसर यहाँ पे दर्ज करा दीजिए। अपना आंसर आप लोग क्या कीजिए, दर्ज करा दीजिए। कैसे कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर यहाँ पे पुट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्विक फास्ट बच्चों, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दर्ज कीजिए यहाँ कमेंट बॉक्स में। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के क्या है, जवाब भी आना शुरू हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जवाब भी आना शुरू हो चुके हैं। तो क्या क्या जवाब आ रहे हैं देखें, हम अभी चेक करते हैं। देखो, ठीक है बच्चों। हाँ, सबसे ज्यादा जो प्रकाश का अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रकाश का अवशोषण करने वाला रंग कौन सा है। तो आप लोग देखते हो, आप लोग जब बाहर निकलते हो, अभी गर्मियों के टाइम पे वर्तमान में यदि आप लोग बाहर निकलते हो, यदि आप लोग कौन से कलर का कपड़ा आप लोग पहन कर निकलते हो तो आप लोगों को क्या है, कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि हाँ, और किस रंग के कपड़े यदि आप लोग पहन कर निकलते हो तो आप लोगों को ज्यादा गर्मी होती है। तो देखो, ऐसा कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि काला रंग जो आपके ब्लैक कलर है वो क्या करता है सभी। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और आप लोगों का जवाब बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। जो काला रंग है, जो ब्लैक कलर है, वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। और इसी के कारण गर्मियों के टाइम पे यदि आप लोग काले कपड़े पहनकर बाहर निकलते हो तो आप लोगों को गर्मी सबसे ज्यादा लगती है, आप लोगों को गर्मी सबसे ज्यादा लगेगी। हाँ, इसी प्रकार आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि मैं आप लोगों से ऐसा पूछ लूं कि यदि ऐसा कौन सा कलर है जो प्रकाश का सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या सबसे कम अवशोषण कौन सा कलर करता है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान में होना चाहिए, ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा कलर है प्रकाश का सबसे कम अवशोषण करता है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए, सबसे कम प्रकाश का अवशोषण करता है सफेद कलर। कौन सा होता है, जो आपका सफेद कलर है वो सबसे कम करता है क्या, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक कौन करता है, काला रंग होता है वो करता है, ब्लैक कलर वो करता है, लेकिन सबसे कम अवशोषण कौन करता है, तो सफेद रंग करता है। कौन सा कलर करता है, सफेद रंग करता है। हाँ, सफेद रंग क्या करता है, और सबसे ज्यादा परावर्तित भी सफेद रंग ही करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वह लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर सफेद कलर का पेंट करते हैं। कौन सा कलर, सफेद कलर का पेंट, ताकि वो सफेद कलर क्या है, अपने सूर्य की किरणों को वापस क्या कर दे, परावर्तित कर दे, जिससे क्या घर थोड़ा सा ठंडा रहता है। आप लोगों को ये चीज देखना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है। इसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रीजन भी आप लोगों का यही है कि क्या होता है, इसमें सफेद कलर है वो प्रकाश की किरणों को क्या है, वापस परावर्तित कर देता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि तापमान का मापन कौन से उपकरण करते हैं। तापमान का मापन किसके द्वारा किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा तापमान का मापन है वो
किया जाता है, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपना जवाब, अपना आंसर यहाँ पे पुट कर दो, फिर हम लोग क्या करें यहाँ से आगे बढ़ सकें। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर क्या है यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। हाँ, आप लोगों के पास में क्या क्या ऑप्शन है आप लोगों के, देखो कैम्बेल स्टोक, या फिर बात करें थर्मामीटर, बैरोमीटर, या फिर एनीमोमीटर। इन सभी में से आप लोगों का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, आप लोगों का आंसर है वो क्या रहने वाला है। जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपना जवाब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। क्विक फास्ट बच्चों। हाँ, मैं देख पा रहा हूं जहां तक आप लोगों के जो जवाब आ रहे हैं वो मैं देख पा रहा हूं। तो देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब आ रहा है कि थर्मामीटर। कि कैसा लल्लू पंजू सा सवाल पूछा है सर, आपने बिल्कुल इतना आसान पूछा है, लेकिन हाँ बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन है वो भी हम लोगों को क्या करना है, साथ के साथ में सोल्व करना है। उनका भी क्या करना है, हमको साथ के साथ में उनको भी सोल्व करना है। कि हम उनको सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग उनको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं कुछ चीजों की बात करते हैं। तो देखो जो आप लोगों के तापमान का मापन है वो थर्मामीटर करता है। कौन करता है, थर्मामीटर करता है। थर्मामीटर भी कौन करता है, थर्मामीटर करता है, जो कि तापमान का मापन करता है। हाँ, यदि आप लोगों के एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या मापन करता है, एनीमोमीटर क्या मापता है, तो वायु की गति, वायु गति का मापन कौन करता है, एनीमोमीटर करता है। बैरोमीटर क्या मापता है, तो वायु दाब क्या मापता है बेटा। तो बच्चों हमारे लिए वायु दाब का मापन कौन करता है, वो करता है बैरोमीटर करता है। थर्मामीटर क्या मापता है, थर्मामीटर हमारा मापता है तापमान, क्या मापता है, तापमान, ठीक है। तापमापी होता है, ये भी एक तरीके से दो प्रकार के, एक तो होता है न्यूनतम तापमानी और एक होता है अधिकतम तापमापी, ठीक है ना। जिसमें ध्यान में रखना, न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल भरा रहता है, जबकि अधिकतम तापमापी में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। ये आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान में क्रैश कोर्स के बैच ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। इसमें आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना ना भूले, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या है ना कि अभी तैयारी बिल्कुल बहुत ही धुआंधार तरीके से सारे स्टूडेंट क्रैश कोर्स की तैयारी में लग चुके हैं। तो आप लोग भी पीछे नहीं रह जाए, उसके लिए संस्थान आप लोगों के लिए क्या लेकर आ चुका है, क्रैश कोर्स लेकर आ चुका है, जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए, बायो वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, सभी विषयों के लिए क्या है, अलग अलग क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं। ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए किसके लिए है, तो CUET के लिए है। इसके अलावा आप लोगों के BCEC, MPPAT और UP कैडेट सभी के लिए क्या है, यहाँ पे जो आपके क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। बायो में दिए गए लिंक में आप लोगों को, बायो में दिए गए नंबर पर आप लोग सीधा कॉन्टेक्ट कर सके, यहाँ पे आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो, अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और क्रैश कोर्स से इनके नए बैच, डेली नए बैच चालू हो रहे हैं, और जो कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग बैचेज आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप लोगों को क्रैश कोर्स उपलब्ध है यहाँ पे। यदि आप लोग यूपी कैडेट का कोर्स खरीदना चाहते हो तो, और या फिर आप लोग CUET का कोर्स खरीदना चाहते हो, CUET का क्रैश कोर्स यदि आप लोग खरीदते हो तो आप लोगों को साथ में कौन सा, यूपी कैडेट का पूरा रिकॉर्डेड जो कोर्स है आप लोगों को वैसे ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो बच्चों यहां से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान क्या है, द अबव मेंशन्ड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कितना तापमान है जो उपयुक्त रहता है, कितना तापमान उपयुक्त रहता है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपना आंसर यहाँ पे दर्ज करा दीजिए, अपना आंसर यहाँ पे दर्ज करा दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है वह कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा है आप लोगों के लिए, क्या है 20 से 30 है, या फिर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पे जवाब आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे वो अ और बी दे रहे हैं, ए आंसर भी दे रहे हैं, बी आंसर भी दे रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। जो आप लोग भी क्या है जल्दी जल्दी अपने आंसर भी आप लोग देने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को इसके लिए 15 सेकंड का वक्त मैं दूंगा, ओनली फॉर 15 सेकंड का ही वक्त मिलेगा आपको, जिसमें आप लोगों को अपना आंसर देना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, देखो बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस पे तो 40 से 45 डिग्री पे
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पे तो क्लोरोफिल के डैमेज होने की भी संभावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो ऑप्टिमम एक एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ तो वो रहता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा रहता है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबसे बेस्ट रहता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। यदि मैं बात करूँ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तापमान है। कौन सा? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके लिए किसके लिए उपयुक्त है? तो पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तापमान। कितना आप लोगों के लिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बच्चों? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के और कौन सा है? 15 से 20 टेम्परेचर यदि मैं बात करूं तो ये आप लोगों के लिए किसकी है? गेहूं में कल्ले फूटने के लिए। यदि आप लोगों से कोई पूछे गेहूं में कल्ले फूटने के लिए उपयुक्त तापमान, कितना आप लोगों के लिए? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए है आप लोगों के लिए? गेहूं में कल्ले फूटने के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बच्चों? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि आप लोगों से ऐसा भी पूछ लिया जाए कि नाइट्रीकरण के लिए, किसके लिए? नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान, नाइट्रीकरण के लिए आप लोगों के उपयुक्त तापमान कितना है? आप लोगों के लिए नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त जो तापमान रहने वाला है वो कितना है आप लोगों के लिए? वो भी कितना है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने देखा होगा अमीनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, इस प्रकार के चरण में भी, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों के जो आप लोगों ने देखा होगा यूरिया का अपघटन में भी, इसमें जो नाइट्रीकरण की जो प्रोसेस होती है उसके लिए टेम्परेचर कितना रहता है? सबसे बेस्ट 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूँ, ये हमारी जो क्लास चल रही है, ये हमारी जो MCQ की जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है सवालों की बौछार ज्ञान की बहार, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और खासकर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी कैडेट और CUET की। इसके अलावा उन सभी स्टूडेंट के लिए भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप लोगों के स्टेट के होने वाले विभिन्न कृषि एग्जाम, जैसे हम बात करें UP AGTA, UP TGT, UP PGT, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा क्या रहने वाली है? इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उतने मुझे क्या है लाइक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइक का बटन है उसको जरूर दबाएं। इसके साथ साथ में आप लोग अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को शेयर करें, ताकि आप लोगों के जितने भी सहपाठी है, जितने भी क्लासमेट्स हैं, वह भी क्या है इस क्लास में जुड़ सकें और इस क्लास का पूर्णतया फायदा ले पाए। बच्चों, इसी के साथ जो बच्चे यहाँ पे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो बच्चों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि किस माह में लू का प्रकोप है वो सर्वाधिक रहता है? कि लू का प्रकोप कब सर्वाधिक रहता है? सबसे ज़्यादा प्रकोप है वो लू का रहता है आप लोगों के लिए किस महीने में रहता है? तो बस आप लोगों को अपना जवाब देना है। ठीक है, लू का प्रकोप किस महीने में सबसे ज़्यादा रहता है? आप लोगों को ये जवाब देना है। तो लू का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस महीने में रहता है? वो रहता है आप लोगों के, वो रहता है, देखो अभी वैसे समय कौन सा चल रहा है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो महीने का नाम आप लोगों के लिए क्या है? मार्च अप्रैल में क्या सबसे ज्यादा लू का प्रकोप रहता है, या फिर अप्रैल मई में, या फिर मई जून में, या फिर जून जुलाई में? कंफ्यूज करने वाली चीज ये इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे महीने हैं वो लगभग आप लोगों के गर्मी के महीनों को ही दर्शा रहे हैं। जब आपकी गर्मी सबसे ज्यादा रहती है उन्हीं महीनों को यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या है यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के पूरे यहाँ पे क्या है, इनका एक तरीके से ये पूर्णतः इनकी तैयारी है कि ये क्या कर ले, आप लोगों को कंफ्यूज कर ले। लेकिन आप लोगों को क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने आपके गुरुजी खड़े हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने का कोई
डर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। हम बात करें यहाँ पे किस माह में लू का प्रकोप सर्वाधिक रहता है, यानी कि आपके जो लू है, लू आपके बचती है, इसका जो सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है, लू का प्रकोप आप लोगों के सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है, वो कब रहता है? तो देखो, इसका मेनली प्रकोप रहता है, वो रहता है गर्मी में, जब हीट वेव जिसको बोलते हैं। लू किसको बोलते हैं? हीट वेव जिसको बोलते हैं। आप लोगों इसमें क्या होता है, जो आप लोगों के इस तरफ जैसे राजस्थान है, राजस्थान के आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान है, इस तरफ क्या है कि ये केवल रेगिस्तान वाला कंट्री है, जो सूखे क्षेत्र जहाँ पे है उस तरफ से क्या है, एक हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, जिसको हम लू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लू के नाम से। इसका प्रकोप सर्वाधिक कब रहता है? तो आप लोगों के रहता है मई जून महीने में। किस महीने में? मई जून महीने के अंतर्गत इसका प्रकोप सर्वाधिक रहता है। इसी महीने में क्या है, हमको लू लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमको लू लग जाती है, एक तरीके से हीट वेव होता है। लोग बाग बोलते हैं, घरेलू लैंग्वेज में आज भी बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, कि लू लग गई। क्या हो गई? बाहर ज्यादा दौड़ लिया तो फिर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है आदमी, फिर उसको बोलते हैं कि लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। इसका जो मई जून महीना है, वर्ष का जो मई जून महीना है, उसमें सबसे ज्यादा हीट वेव चलती है। क्या चलती है? आप लोगों की लू सबसे ज्यादा इसी महीने में चलती है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें मापा जाता है, तो आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, जवाब दे दो। आप लोग भी जल्दी जल्दी क्या जवाब दे दो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर्ड इन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसमें हम लोग मेजर करते हैं? इसके अलावा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है सापेक्ष आर्द्रता के बारे में और विशिष्ट आर्द्रता के बारे में भी आप लोगों को क्या रखना है, जवाब रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं इसके लिए 15 सेकंड का वक्त दूंगा। कितने समय का? पूरे के पूरे मैं आप लोगों को 15 सेकंड का आप लोगों को वक्त दूंगा। तब तक आप लोग अपने आंसर है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। आप लोगों की आर्द्रता है, मेनली हम इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। इसके अलावा आप लोगों के कौन सा? विशिष्ट आर्द्रता। तीनों ही आर्द्रता के बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे पढ़ते हैं और तीनों ही आर्द्रता को आप लोगों को भी क्या करना है, पढ़ना है। तो बच्चों, आप लोगों के सामने दिया जा चुका है, आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, जवाब भी दे दीजिएगा। जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, हम इसको बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में करते हैं? इसको मापते किसके अलावा, ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो, हमने बात की थी 3 प्रकार की आर्द्रता के बारे में। कितने प्रकार की आर्द्रता के बारे में? 3 प्रकार की आर्द्रता के बारे में बात की। एक तो कौन सी है? सबसे पहले सवाल वाले की बात कर लेते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कौन सी है? निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? निरपेक्ष आर्द्रता लिखा, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो देखो, ये तो होगी निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो दूसरा आप लोगों के कौन सी हो जाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता की हमने बात की थी। इसके अलावा हम लोग और किस आर्द्रता की बात करेंगे? तो हम बात करेंगे विशिष्ट आर्द्रता की। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट आर्द्रता, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता को, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? निरपेक्ष हो गया, विशिष्ट हो गया, अब है सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग किसको बोलते हैं? तो आप लोगों को हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता को। ये तीनों ही प्रकार की आर्द्रता हमारे लिए क्या रहने वाली है?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कि सर इंपॉर्टेंट कैसे रहेगी, इंपॉर्टेंट कैसे रहेगी, तो अभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है या फिर जो एब्सोल्यूट आर्द्रता है उसको हम लोग किसमें मापते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता जो एब्सोल्यूट आर्द्रता है उसको हम लोग मापते हैं ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति मीटर क्यूब में। ग्राम प्रति मीटर क्यूब में, यानी कि 1 मीटर का क्यूब, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इस बॉक्स में जितनी भी आप लोगों के क्या आएगी, आर्द्रता आएगी, उसको किस में मापना है? ग्राम में, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में। या फिर हम लोग उसको किस में माप सकते हैं? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में भी माप सकते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। इसके अलावा हम लोग माप सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में भी माप सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो हमारी आर्द्रता है वो किस में रहेगी? वो किस में रहेगी आप लोगों के? या तो रहेगी ग्राम में या रहेगी किलोग्राम में। लेकिन जो आप लोगों के बाद की जो इकाई है, जो इसके क्षेत्र की बात करूं, तो वो किस में रहेगा आप लोगों के? मीटर स्क्वायर में, या फिर रहेगा मीटर क्यूब में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा। इसका जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर कितनी आर्द्रता रहेगी उसको हम किलोग्राम में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट आर्द्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट आर्द्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? तो ग्राम प्रति किलोग्राम। किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति किलोग्राम में माप सकते हैं। किसमें माप सकते हैं? ग्राम प्रति किलोग्राम में माप सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के हम माप सकते हैं किलोग्राम प्रति किलोग्राम में भी, या फिर हम इसको माप सकते हैं ग्राम प्रति ग्राम में भी, हम इसे आराम से माप सकते हैं। तीनों ही यूनिट में से आप लोगों को ऑप्शन में कुछ भी दिया सकता है कि स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट आर्द्रता को हम लोग किसमें माप सकते हैं। तो इन तीनों में से आप लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है, जिसमें से आप लोगों को जो भी दिया हो आप उसे सही टिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला हमारा कौन सा बचता है? सापेक्ष आर्द्रता। कौन सा बचता है? सापेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? तो प्रतिशत में मापते हैं। किसमें मापते हैं? प्रतिशत में मापा जाता। ठीक है, किसमें मापा जाता है इसे? सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? तो प्रतिशत में मापते हैं। ठीक है, हाँ। और आप लोगों को एक चीज ये भी याद रखना है, वैसे हमने, ठीक है, ये स्लाइड तो भर गई, पूरी पैक हो गई। हम अगली स्लाइड खोल देते हैं। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है? कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कौन सी? सापेक्ष आर्द्रता। तो हम बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की। किसकी बात करें? सापेक्ष आर्द्रता की। सापेक्ष आर्द्रता। तो कृषि के लिए सापेक्ष आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि सापेक्ष आर्द्रता हमारी जो कृषि के लिए कितनी होनी चाहिए? तो कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? कृषि की दृष्टि से कृषि की दृष्टि से 60 से 70%। कितने? सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापते हैं हम लोग? प्रतिशत में मापते हैं। तो 60 से 70%, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता वो किसमें होगी? कृषि की दृष्टि से 60 से 70% सापेक्ष आर्द्रता है वो फसलों के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कितनी उपयुक्त मानी जाती है बच्चों? तो आपके जो 60 से 70% सापेक्ष आर्द्रता है वह फसलों के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से यदि हम आगे बात करें, सापेक्ष आर्द्रता का यहाँ पे पोर्शन पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें की बातें और कर लेते हैं कि आपकी जो आर्द्रता है, इस आर्द्रता का मापन हम लोग किसमें करते हैं? आप लोगों के आर्द्रता का मापन, जैसे हम तापमान का मापन हम लोग किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग आर्द्रता का मापन किसमें करते हैं? आप लोगों के लिए भी ये सवाल है, जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए लाइव क्लास में, उनके लिए भी ये सवाल है कि आर्द्रता का हम लोग मापन किसमें करते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, साथ के साथ में टाइप कर सकते हो, बिल्कुल आप लोग भी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो हम लोग इसका आर्द्रता का मापन हम लोग किसमें करते हैं? ठीक है, हम लोग बात करें तो
आर्द्रता का मापन हम लोग किसमें करते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे करते हैं? आर्द्रता का मापन हम लोग करते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं या फिर करते हैं साइक्रोमीटर से? हाइग्रोमीटर से करते हैं या फिर हम लोग करते हैं साइक्रोमीटर से। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्द्रता का मापन हम लोग किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं या फिर करते हैं साइक्रोमीटर से। ठीक है बच्चों, यह भी आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इस चीज का भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे बात करें आगे, तो देखो हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? आर्द्रता का मापन करते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या बात कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग और किस चीज की चर्चा कर सकते हैं? तो देखो हम लोग और यहाँ पे बता सकते हैं आप लोगों को कि यदि वातावरण में नमी ज्यादा हो जाए या वातावरण में क्या आ जाए? वातावरण में आर्द्रता है, अगर वो ज्यादा हो जाए, आर्द्रता यदि ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? जो आपके फफूंद के कारण होने वाले रोग, किसके कारण होने वाले? जो आपके फफूंद के कारण आप लोगों के किसके कारण होते हैं? फफूंद जनित या फिर जो फंगस के द्वारा जो रोग होते हैं, वातावरण में आर्द्रता ज्यादा तो फफूंद जनित रोग भी अधिक हो जाते हैं। फफूंद जनित रोगों का प्रकोप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रकोप रोगों वातावरण में यदि आर्द्रता ज्यादा है तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए, एक कंडीशन आप लोगों को मैं दे देता हूं। यदि देखो अधिक सांद्रता तथा अधिक तापमान हो जाता है दोनों, यदि तापमान भी ज्यादा है और क्या है? आर्द्रता भी ज्यादा है, तापमान भी क्या है? ज्यादा है, व आर्द्रता भी क्या है? ज्यादा है। तो क्या होता है उस कंडीशन में? रोगों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या हो जाता है? उस स्थिति में ज्यादा हो जाता है। रोग तथा कीटों का प्रकोप है आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाता है? तापमान व आर्द्रता ज्यादा हो जाता है दोनों ही, तो क्या हो जाता है? रोगों के लिए अनुकूल रहता है। क्या रहता है? रोगों के लिए अनुकूल हो जाता है, यानी कि रोग ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। रोग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इन चीजों को आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इन चीजों का आप लोगों को सख्त रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे बात की थी, हमने यहाँ पे क्या क्या बात की थी? देखो निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बात की थी। किसके बारे में? निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, उसका हम मापन किसमें करते हैं? ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में या फिर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बिल्कुल ए होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर भी क्या आया था? ए ही आया था। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर भी क्या आया था? ए आया था। बिल्कुल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। किसमें मापा जाता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निरपेक्ष आर्द्रता को। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किसमें मापते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ रहा है यहाँ पे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। या फिर बात करें अगर इसकी जगह ये ऑप्शन भी होते तो हम लोग इनको भी आराम से राइट कर सकते थे, इनको भी आराम से हम लोग टिक जरूर कर सकते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने बात की थी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात की। इसके अलावा विशिष्ट आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट की, उसको हम लोग किसमें मापते हैं? तो ग्राम प्रति किलोग्राम में या फिर किलोग्राम प्रति किलोग्राम में या फिर ग्राम प्रति ग्राम में मापते हैं। इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम प्रतिशत में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? प्रतिशत में। और ये सापेक्ष आर्द्रता ही हमारे कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कृषि की दृष्टि से 60 से 70% सापेक्ष आर्द्रता क्या है? फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। इसके अलावा आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वातावरण में यदि आर्द्रता ज्यादा हो जाती है तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और तापमान भी ज्यादा और आर्द्रता भी ज्यादा, तो रोगों के लिए क्या है? एक अनुकूल कंडीशन बन जाती है, अनुकूल स्थिति बन जाती है, जिसमें रोग लगने के चांसेस पूरे रहते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अगला सवाल हमारे लिए क्या है कि आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर है, साइक्रोमीटर है, या फिर ए व बी दोनों है, या फिर कोई हाइड्रोमीटर है? कौन सा है? जल्दी जल्दी। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ह्यूमिडिटीज,
कौन सा इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी को मापने का काम आता है? हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, एयर विद बोथ हाइड्रोमीटर। हाँ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने आंसर दर्ज करा दीजिए। अच्छा हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने अभी इनके बारे में इनका अभी जिक्र किया था। बिल्कुल किया था मैंने, लेकिन यदि आप लोग भूले नहीं हो, मैं भी आप लोगों को चेक भी हो जाएगा कि आप लोग क्या हो, ये भूले भी नहीं हो, तो भी आप लोगों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारे जो आर्द्रता का हम लोग मापन करते हैं, तो हम किस में मापते हैं? तो उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा भी मापते हैं और साइक्रोमीटर के द्वारा भी। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट इसके लिए सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह कौन सा होने वाला है? ए व बी दोनों। हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल हमारे लिए क्या होगा? सही होगा। तो बच्चों इसके अलावा बच जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है? तो आपके लिए ये काम आता है, आपके लिए क्या काम आता है? आपके लिए ये काम आता है कि जो द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है। किसके? द्रवों का घनत्व कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर मापता है। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आने से पहले आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे संस्थान में आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स बिल्कुल चालू है। और क्रैश कोर्स में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इसका भी हम लोग एक बार यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि CUET की आप लोग यदि तैयारी करते हो तो आप लोग देखो क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है। CUET की करो चाहे आप लोग करो यूपी कैडेट की तैयारी, लेकिन आप लोगों को फैसिलिटी यहाँ पे क्या क्या मिलती है उसके एक बार हम लोग मुआयना कर लेते हैं। तो देखो, ऑफलाइन क्लासरूम लाइव बैच, यानी कि आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती है ऐप के ऊपर, वो आपके सीधे के सीधे क्लासरूम से ही लाइव आती है। यानी कि आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता है कि सर ऑफलाइन वालों को अलग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वालों को अलग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को ही सेम कंटेंट ही प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा कोर्स कंप्लीटेड बाय 12th प्लस एक्सपर्ट फैकल्टी, यानी कि 12 से भी ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी है आप लोगों को ये कोर्स करवाने के लिए। और अगला क्या है? इफ फॉर सम रीजन यू डिड नॉट अटेंड द लाइव क्लास, यानी कि किसी भी कारणवश यदि आप लोग लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, चाहे कितनी भी बार देखो आप लोग आराम से देख सकते हो। और 4K पैनल PDF विल बी अवेलेबल, यानी कि आप लोगों को जो ये पैनल है, जो ये स्मार्ट बोर्ड है, इसका आप लोगों को इस पैनल PDF भी आप लोगों को मिल जाता है। जैसे हम बात करें हमारी जो ये YouTube पे क्लास चल रही है, इसका भी पैनल PDF आप लोगों को मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार का आपके जो ऐप में लाइव क्लास चलेगी, जो कोर्स की आप लोगों को लाइव क्लास चलेगी, उसका भी पैनल PDF आप लोगों को उसी दिन का मिल जाएगा, आप लोगों के ऐप में मिल जाएगा। क्लास के बाद आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज शीट आप लोगों को आराम से मिल जाती है। इसके अलावा यदि आप लोगों को किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में कोई शीट सॉल्व करते हो, आप लोगों को कोई डाउट हो जाता है, तो डाउट क्लास आपके लिए लग जाती है। प्रॉब्लम काउंटर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा पूरे सप्ताह में आपने जो भी पढ़ा है उसका मुआयना करने के लिए आप लोगों का वीकली माइनर टेस्ट भी आप लोगों का हो जाता है। इसके अलावा मंथली आप लोगों की क्या हो जाता है? मेजर टेस्ट भी होता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लोगों के एग्जाम से महीने या 2 महीने पहले जो भी आप लोगों के एक प्लान तैयार किया जाता है कि इस एग्जाम हेतु, इस एग्जाम को क्रैक करने हेतु हमारे लिए कौन कौन सा एक तरीके से हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, हम इनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उन टेस्ट सीरीज की एक पूरा का पूरा बिल्कुल शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करवाया जाता है। तो शेड्यूल आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए क्या हो जाती है? अवेलेबल हो जाती है। रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार, हमारे जो संस्थान के निर्देशक है वह आप लोगों को क्या है? मोटिवेशनल सेमिनार आप लोगों के होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान के निर्देशक है वो भी निरंतर किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को यहाँ पे बुलाते हैं। इसके अलावा वह खुद भी और अन्य जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी यहाँ पे संस्थान में आते हैं और आप सभी को गाइडेंस देते हैं, आप सभी को क्या करना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है, इसके बारे में आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और हाँ, आप लोग यदि क्रैश कोर्स CUET का कोर्स खरीदते हो तो साथ में आप लोगों को कौन सा क्रैश कोर्स? यूपी कैडेट का भी आप लोगों को साथ में फ्री में मिल जाएगा। यदि आप लोग यूपी कैडेट का तैयारी करना चाहते हो और या फिर आप लोग CUET की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग दोनों का ही एक कॉम्बो बिल्कुल आप लोगों को किसमें मिल जाएगा? यानी कि यूपी कैडेट का आप लोग क्रैश कोर्स खरीदते हो तो आप लोगों को साथ में रिकॉर्डेड पूरा का पूरा आप लोगों का कौन सा? यूपी कैडेट का पूरा का पूरा कोर्स ही आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि कुमुलोनिम्बस बादल किस प्रकार के होते हैं। कि कुमुलोनिम्बस आप लोगों के जो बादल है वह किस प्रकार के होते हैं, ये हमारा सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि कुमुलोनिम्बस आप लोगों का जो बादल है वह किस प्रकार के हैं। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, अपने आंसर यहाँ पे पुट कर दो, क्विक फास्ट बच्चों। कुमुलोनिम्बस आपके जो बादल है वो किस प्रकार के बादल है आप लोगों के लिए? अधिक वर्षा वाले हैं कि कुमुलोनिम्बस बादल किस प्रकार के होते हैं? अधिक वर्षा वाले, अधिक गरजने वाले, व तूफान वाले, या फिर कपास नुमा, या फिर तीतरपंखी, किस प्रकार के आप लोगों के होते हैं? ये आप लोगों को क्या होता है?
आप लोगों को जवाब देना है यहाँ पे। इसका मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब भी आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। क्विक फास्ट, जल्दी से जल्दी बच्चों अपने आंसर है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूँ। आप लोगों को मैं 15 सेकंड का आप लोगों को समय दूंगा। आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? कुमुलोनिम्बस बादल किस प्रकार के बादल होते हैं? बादलों के बारे में भी हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। जस्ट अगली स्लाइड में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? बादलों के बारे में। बादल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों के सामने सवाल क्या है? कुमुलोनिम्बस बादल किस प्रकार के होते हैं? कौन से जो आपके कुमुलोनिम्बस बादल है वो किस प्रकार के बादल आप लोगों के लिए होते हैं? ये आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जवाब देना है। आप लोगों को क्या करना है? कुमुलोनिम्बस प्रकार के जो बादल है आप लोगों के, यह किस प्रकार के होते हैं? अधिक वर्षा होती है क्या इनसे, या फिर अधिक गरजने वाले वे तूफान वाले बादल है, या फिर ये कपासनुमा है, या फिर ये तीतरपंखी, किस टाइप की ये आप लोगों के क्या है ये बादल है? तो आप लोगों के सामने हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग बादलों की चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? बादलों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, बादल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्लाउड्स के बारे में। बादलों को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो हमको पता है कि सर ये तो जानकारी हम भी जानते हैं, आप कुछ हमें नया बता दो, तो नया आप लोगों को भी बता देते हैं, ठीक है। तो बादल का आप लोगों ने बादल देखे, क्या देखे? बादल, आप लोग जब आसमान की तरफ देखते हो तो आप लोगों को बादल दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बादल दिखते हैं। इन बादलों का अध्ययन, इन बादलों का क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना कैसे करेंगे कि बादल को पकड़ के तो अध्ययन नहीं करेंगे। हाँ, इन बादलों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बादलों का अध्ययन आप लोग क्या कहलाता है? निफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों आपके लिए? निफोलॉजी कहलाता है। बादलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? निफोलॉजी कहलाता है। यदि हम बात करें और WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO के अनुसार बादल कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि आप लोगों के लिए क्या बात हो गई? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बादलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 प्रकार के बादल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 10 प्रकार के आप लोगों के क्या होते हैं? बादल होते हैं। इनमें से हमको कुछ मुख्य प्रकार के बादल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य प्रकार के हम लोग बादल देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम लोग बात करें सीरस टाइप के। किस टाइप के? सीरस, जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, जो का होता है सबसे ऊपर पाए जाते हैं। इनको हम लोग तीतरपंखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीतरपंखी बादल। तीतरपंखी इनको बादल भी बोला जाता है। किनको? इन बादलों को किस नाम से जाना जाता है? तीतरपंखी। और ये क्या होते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर। ऊंचाई पर पाए, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से? जो आपके सीरस है, जो आपके तीतरपंखी बादल है, वो क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाले बादलों को हम लोग देखते हैं। तो जो सेकंड टाइप के बादल है उनको हम लोग नाम देते हैं कुमुलस बादल। सीरस के बाद कौन से है? कुमुलस। कुमुलस बादल इनको हम बोलते हैं, कुमुलस बोलते हैं। कुमुलस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो कपासी बादल भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कपासी बादल, ठीक है बच्चों। कपासी बादल भी हो गए। इसके अलावा हम यदि बात करें तो देखो, कपासी बादल को फूल गोभी बादल भी बोला जाता है। कॉलीफ्लावर बादल, कॉलीफ्लावर क्लाउड्स भी इनको बोला जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जो आप लोगों के मेनली इंपॉर्टेंट है, हम उनकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। वैसे 10 प्रकार मैंने बताए थे, लेकिन 10 के 10 मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो निम्बोस्टेटस, अगले बादल कौन से? निम्बोस्टेटस। निम्बोस्टेटस, निम्बोस्टेटस बादल। निम्बोस्टेटस बादल में ऐसा क्या है
कि निम्बोस्ट्रेटस बादल में ऐसा क्या है। तो निम्बोस्ट्रेटस यदि हम बादलों की बात करें तो देखो ये बादल किस प्रकार के होते हैं, तो मेनली जो आपके बरसाती बादल है यही होते हैं। निम्बोस्ट्रेटस बादल बरसाती बादल है। आपके जो बरसाती बादल है वो कौन से है, निम्बोस्ट्रेटस बादल। यदि हम इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहे, निम्बोस्ट्रेटस को वैसे खूब हो जाता है हमारे लिए इतनी जानकारी। हम आगे बात करें चौथे प्रकार के, तो हम बात करते हैं, देखो निम्बोस्ट्रेटस हो गया हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कुमुलोनिम्बस की। किसकी बात करते हैं, कुमुलोनिम्बस। कुमुलोनिम्बस बादलों की हम लोग जब बात करते हैं तो देखो ये बादल हमारे लिए किस प्रकार के हैं, तो इन बादलों से क्या होता है, अधिक बिजली गरजने की और तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए, अधिक बिजली गरजने, अधिक बिजली गरजने व तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या चर्चा की कि कुमुलोनिम्बस बादल है वो किस प्रकार के होते हैं, अधिक बिजली वाले वह अधिक बिजली गरजने वाले वह तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए, अधिक बिजली गरजने वाले वह तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से, कुमुलोनिम्बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इतनी जानकारी दी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कितनी जानकारी दी, इतनी सारी जानकारी दी। अच्छा, तो बादलों के बारे में आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि बादलों को जो मापने की इकाई है, बादल मापने की जो इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओक्टा। क्या बोलते हैं, ठीक है। बादल को हम लोग किस में मापते हैं, तो ओक्टा में मापते हैं। किसको मापते हैं बेटा, ओक्टा में मापते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये जानकारी आप लोगों को खास तौर पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बादलों को हमने मापने की इकाई देखी, ओक्टा है। ठीक है, इसके अलावा हमने सारे के सारे बादल देख लिए। सीरस जो तितरपंखी जिनको बोलते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके अलावा निम्बोस्ट्रेटस जिनको बरसाती बादल कहते हैं। क्या कहते हैं, बरसाती बादल कहते हैं। और आप लोगों को इसके साथ में और क्या ध्यान रखना है कि जो कुमुलोनिम्बस है वो किस प्रकार के बादल है, तो अधिक बिजली गरजने, अधिक बिजली वाले, यानी कि ज्यादा बिजली गरजती है और क्या होता है, तूफान के लिए उत्तरदायी बादल होते हैं। वो कौन से है, कुमुलोनिम्बस। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये था कि कुमुलोनिम्बस बादल किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा एकदम कि अधिक गरजने वाले एवं तूफान वाले बादल कौन से हैं, तो वो कुमुलोनिम्बस है। कौन से हैं, कुमुलोनिम्बस। दोज हु थंडर एंड स्टॉर्म अ लॉट, दोज हु थंडर एंड स्टॉर्म अ लॉट, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, गरजते हैं, और सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तूफान वाले, यानी कि तूफान वाले जो बादल है वह कौन से आप लोगों के लिए, कुमुलोनिम्बस प्रकार के। किस प्रकार के आप लोगों के लिए बच्चों, कुमुलोनिम्बस प्रकार के। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि रेन गेज का आकार कितना होता है। रेन गेज का आप लोगों के लिए जो आकार है वो कितना होगा, तो रेन गेज का आकार आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करो, रेन गेज का आकार यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा। रेन गेज का आकार कितना होता है, क्विक फास्ट। तो बच्चों आप लोगों के लिए सवाल क्या है कि रेन गेज का आकार कितना होता है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे अपना अगला सवाल होने को जा रहा है। तो आप लोग भी क्या करो, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, क्विक फास्ट बताओ बच्चों। तो व्हाट इज द साइज ऑफ रेन गेज, रेन गेज की जो साइज है वो क्या रहने वाली है। ऑप्शन ए 25 mm इंटू 30 सेंटीमीटर, 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर, या फिर 12 mm इंटू 25 सेंटीमीटर, या फिर 155 mm इंटू 127 सेंटीमीटर। यानी कि इन चारों में से आप लोगों का जो सही ऑप्शन रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है, क्विक फास्ट। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जवाब क्या आ रहे हैं। देखे, कुछ के जवाब आ रहे हैं बी और कुछ के आ रहे हैं डी है। देखते हैं हम इनमें से आप लोगों का सही आंसर कौन सा रहने वाला है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करा करो, अपने इस क्लास में क्या करा करो, जवाब दिया करो, ताकि हाँ आप लोगों को पता चल सके, आप लोगों को क्या चल सके, पता चल सके, और साथ ही साथ आप कितने गहरे पानी में हो ये भी आप लोगों को पता चल जाए। यदि आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि जितनी भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सामने से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ
वह सारे यदि आप लोग बता रहे हो तो वास्तव में आप लोगों की तारीफ, आप लोगों की जो तैयारी है वो काबिले तारीफ है। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं रेन गेज का आकार कितना होता है, तो आकार आप लोगों के लिए होता है 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर, 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर होता है। वो आप लोगों के लिए रेन गेज का आकार होता है। वो आपके लिए किसका आकार होता है? रेन गेज का आकार होता है। और रेन गेज किसको मापता है? तो वर्षा की मात्रा को मापता है। आप लोगों के लिए जो रेन गेज है वो किसको मापता है? तो वर्षा की मात्रा को। वर्षा की मात्रा को कौन मापता है? तो रेन गेज मापता है। कौन मापता है? रेन गेज मापता है। वर्षा की मात्रा को कौन मापता है? रेन गेज मात्रा है। अच्छा, वर्षा को मुख्यतः कब मापा जाता है? यह भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि 8:30 बजे से 2 PM तक, 8:30 बजे से सुबह के 8:30 से 12 PM तक हम लोग 2 PM तक हम लोग क्या मापते हैं? वर्षा को मापते हैं। 8:30 बजे से कब तक मापते हैं? तो 2 बजे तक हम लोग क्या मापते हैं? वर्षा का हम लोग मापन करते हैं। ठीक है। और वर्षा की मात्रा को किस में मापा जाता है? रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रेन गेज के द्वारा। और 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर क्या होता है? इस रेन गेज की चौड़ाई 127 mm होती है और गहराई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। ये क्या है? इसकी साइज है किसकी? रेन गेज की। यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि कपलर्स का क्या कार्य है? कपलर्स का कार्य क्या है? कपलर्स का कार्य क्या है? आप लोगों के सामने सवाल आ चुका है कि कपलर्स का कार्य क्या है? कपलर्स का कार्य क्या है? जो कि आप लोगों के सामने आपका अगला सवाल आ चुका है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपने जो जवाब है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जल्दी जल्दी डाल दीजिएगा कि हाँ कपलर्स के कार्य क्या है। सवाल क्या है आप लोगों के लिए कि कपलर्स के क्या कार्य है? बच्चों सवाल क्या है कि कपलर्स के क्या कार्य है? ये आप लोगों के लिए अभी का सवाल है। आज का सवाल अभी क्या है आप लोगों के लिए कि कपलर्स के कार्य क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दे दो। देखे, ऑप्शन है सिंचाई पाइप का दाब नियंत्रण, 2 पाइप को आपस में जोड़ने हेतु, या फिर पाइप में जल की मात्रा नियंत्रण करने हेतु, या फिर आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? हाँ, क्विक फास्ट बच्चों। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर है बिल्कुल सही आ रहे हैं। अभी हम चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर है वो सही रहने वाला है। तो हम बात करते हैं, देखो कपलर्स के क्या कर रहे हैं आप लोगों के। तो देखो, जब हम सिंचाई पाइप का दाब नियंत्रण, जी नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा 2 पाइपों को आपस में जोड़ने हेतु बात करते हैं, पाइप में जल की मात्रा नियंत्रण, जी नहीं। उर्वरक मात्रा नियंत्रण, जी नहीं। आप लोगों के ये कपलर्स क्या करते हैं? कपलर्स का मतलब क्या होता है? कपलिंग करना, यानी कि 2 चीजों को आपस में जोड़ना। और 2 चीजों को आपस में किस में जोड़ा जाता है? 2 पाइप है, उनको आपस में किस में जोड़ा जाता है? तो 2 पाइप को आपस में जोड़ रहे हैं, उसको हम कपलर्स का यूज करते हैं। क्या, किसका यूज करते हैं? कपलर्स, यानी कि कपल बनाने का काम करते हैं। 2 पाइप को आपस में जोड़ने हेतु किसका उपयोग करते हैं? कपलर्स का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कपलर्स? टू कनेक्ट 2 पाइप्स टुगेदर। टू कनेक्ट 2 पाइप्स टुगेदर, 2 पाइपों को आपस में जोड़ने हेतु कपलर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, फव्वारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है? फव्वारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है? क्या नोजल को कहते हैं, या फिर ड्रिपर्स, या फिर इमीटर को कहते हैं, या फिर आप लोगों के कहते हैं राइजर को, या फिर कहते हैं पंप को? किसे हम फव्वारा का हृदय कहते हैं? किस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं फव्वारा का हृदय? और ये आप लोगों के लिए आज का अंतिम सवाल है। ये सवाल आप लोगों के लिए आज का अंतिम सवाल है, जो कि क्या है? फव्वारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है? हाँ, जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आना भी शुरू हो चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के क्या है, जवाब आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब क्या है? वो है ए आंसर दे रहे हैं। तो नोजल को, जो फव्वारा का हृदय हम किसे कहते हैं? तो नोजल को कहते हैं। किसको कहते हैं? नोजल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोजल को हम लोग क्या कहते हैं? द हार्ट ऑफ स्प्रिंकलर कहते हैं। हार्ट ऑफ द स्प्रिंकलर हम लोग किसे कहते हैं? तो फव्वारा का हृदय हम लोग किसको कहते हैं? नोजल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास है वो यूपी कैडेट और सीयूईटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आप लोगों के यूपी के जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, जैसे हम बात करें यूपी एजीटी है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सभी की दृष्टि से भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चों, आप लोग अपने सभी मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ भी इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। और जितने भी बच्चे अभी क्लास में मौजूद है, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करो, इस क्लास को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा क्या किया करो, लाइक किया करो, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर किया करो। और जो भी बच्चे यहाँ चैनल पर नए हैं वो क्या करो, इस चैनल को यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के नाम से हमारा जो चैनल है, इसे क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा कल इसी वक्त इसी समय। थैंक यू वेरी मच।
गाइस मिलते हैं कल। ओके।